नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं केन्स, मार्शल, सैमुअल्सन, रॉबिन्सन। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबिन्सन हैं। तो इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। सॉरी, प्रोफेसर रॉबिन्सन नहीं, प्रोफेसर सैमुअल्सन है। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो है हिग्स की कमियों को दूर करने के लिए उपभोक्ता प्रकट अधिमान सिद्धांत दिया था। इसे व्यक्त अधिमान सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत जो है उपभोक्ता का व्यवहारवादी सिद्धांत है। इस सिद्धांत में सैमुअल्सन ने प्रमेय स्थापित करके और उसी प्रमेय से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने का प्रयास किया है। सैमुअल्सन बताते हैं कि उपभोक्ता जो है व्यवहारिक जीवन में आईसी या तटस्थता वक्र का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि बाजार में उपभोक्ता के सामने विभिन्न संयोग होने पर उन्हीं संयोगों में से किसी संयोग का चुनाव करता है। वही उसका संतुलन बिंदु होता है। और यह सिद्धांत जो है वह सबल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री जो है प्रोफेसर सैमुअल्सन है। यह टॉपिक जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। अगला प्रश्न है, प्रकट अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। तो सबल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित है, सी सही है। और निर्बल क्रमबद्धता की मान्यता पर जो आधारित सिद्धांत है वह है तटस्थता वक्र, या जिसे अनधिमान वक्र कहा जाता है। तो सबल क्रमबद्धता की मान्यता पर आधारित जो है वह प्रकट अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा दिया गया सिद्धांत आधारित है। और निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित जो सिद्धांत वह हिग्स द्वारा प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। अगला है 3 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किसके द्वारा उपभोक्ता की बचत की अवधारणा प्रतिपादित की गई? ड्यूपिट, पिगू, मार्शल, कीन्स। तो ड्यूपिट द्वारा सबसे पहले उपभोक्ता बचत की अवधारणा प्रतिपादित की गई। उपभोक्ता बचत किसे कहते हैं? जो वस्तु की कीमत होती है और जो उपभोक्ता वास्तव में देने के लिए तत्पर या तैयार होता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। और उपभोक्ता की बचत की बात जो है ड्यूपिट ने सन 1844 में की थी, 1844 में। तो ड्यूपिट सही है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत होती है। तो आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत इकाई होती है 1 के बराबर अनंत, शून्य, अनिश्चित तो अनंत होती है। 4 का सही आंसर बी है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, एक ग्राहक की क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा मांग में परिवर्तन कहलाता है आय प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव, मूल्य प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो एक ग्राहक की क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा मांग में परिवर्तन जो होता है उसे आय प्रभाव कहा जाता है। आय प्रभाव क्या है? उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन से उपभोग की मात्रा जो प्रभावित होती है उसे ही आय प्रभाव कहते हैं। या ऐसे कहा जा सकता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार से एक कीमत प्रभाव या मूल्य प्रभाव का जिक्र मिलता है अर्थशास्त्र में। तो मूल्य प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा प्रभावित होती है तो उसे मूल्य प्रभाव कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है 6 नंबर, यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होती है तो मांग वक्र तो यह दर्शाता है। तो जब मांग वक्र बाएं से दाईं ओर विवर्तित होगी तो मांग में वृद्धि को दर्शाता है। मांग में वृद्धि किस ऑप्शन में है? मांग में वृद्धि डी ऑप्शन में है, डी सही है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग का बढ़ना क्या कहलाता है? तो कीमत में जब कमी होती है तो मांग का बढ़ना मांग में विस्तार कहलाता है। 7 का सही आंसर डी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच होती है। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच जो है वह धनात्मक होती है। 8 नंबर प्रश्न को आप
लोग चेक कर सकते हैं प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति कैसी होती है। अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य है। तो प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसमें प्रकृति से संबंधित वस्तुओं को लिया जाता है। मुख्य रूप से प्रकृति से संबंधित वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं, जैसे कृषि, लकड़ी का व्यवसाय, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, बालू खनन, इस प्रकार के व्यवसायों को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। स्वतंत्रता के समय प्राथमिक क्षेत्र का या 1951 में प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान जो है वह 51% था, सबसे अधिक था। और वर्तमान में 2024 में प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी अर्थव्यवस्था में योगदान 17% है। तो यह योगदान जो है घटा है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को रखा जाता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र भी हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण वस्तुओं को रखा जाता है और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवाओं को रखा जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, विस्फोटक चक्रों का आयाम व्यापार चक्रों में होता है कूदता हुआ परंतु असतत। तो विस्फोटक चक्र जो है कूदते हुए परंतु असतत होते हैं। ठीक, 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये है। अगला 11 नंबर प्रश्न है व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया या प्रस्तुत किया। तो व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत जो है वह प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा दिया गया था, डी सही है। इसके अलावा हेग द्वारा जो है वह व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत तथा हार्ट्रे द्वारा शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत दिया गया था। हिग्स और सैमुअल्सन गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया द्वारा व्यापार चक्र की बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगर व्यापार चक्र की बात की जाए किसे कहा जाता है, तो आर्थिक क्रियाकलापों जैसे उत्पादन, रोजगार आदि में होने वाले चक्रीय उच्चावचनों को व्यापार चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन व्यापार चक्र की अवस्था नहीं है। मंदी है, पुनरुत्थान है, संपन्नता है। स्थिरता जो है व्यापार चक्र की अवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, तो स्थिरता बी ऑप्शन सही है। 12। अगला 13 नंबर प्रश्न है बजट एक यंत्र है, किसका है। आर्थिक नीति का, राजकोषीय नीति का, मौद्रिक नीति का। आर्थिक नीति, बजट जो है राजकोषीय नीति का यंत्र है, सबको पता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक घाटा होता है। तो प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ए सही है। अगला है बजटरी घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार। तो बजटरी घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार जो है हमेशा अधिक होता है, सी ऑप्शन सही है 15 नंबर प्रश्न में। अगला 16 नंबर प्रश्न है भारत में सेवा कर पहली बार कब लगाया गया था। तो भारत में पहली बार सेवा कर जो है वह 1994-95 में लगाया गया था। 16 का सही आंसर डी है। अगला 17 नंबर, राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत राजस्व कर, बिक्री कर, आयकर, सीमा कर। तो राज्य सरकार की आय का जो प्रमुख स्रोत है बिक्री कर है। बिक्री कर को वर्तमान में बिक्री कर जो बैट के स्थान पर जीएसटी हो गया है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार की आय का जो प्रमुख कर है वह बिक्री कर ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है एलएम वक्र का ढाल होता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, शून्य से अनंत तक विभिन्न सीमाओं में। तो एलएम वक्र का ढाल जो है वह शून्य से अनंत तक विभिन्न सीमाओं में अलग अलग होता है। और आईएस वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है। आईएस वक्र ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है या अलग अलग होता है। अगला है 19 नंबर प्रश्न है तटस्थ मुद्रा शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। विक्सटीड, फ्रीडमैन, हेयक, रॉबर्टसन। तो तटस्थ मुद्रा का प्रयोग जो है सर्वप्रथम प्रोफेसर हेयक द्वारा किया गया था। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर है मुद्रा की तटस्थता की धारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई। तो मुद्रा की तटस्थता की धारणा सबसे पहले प्रोफेसर डेविड ह्यूम द्वारा दी गई थी। डेविड ह्यूम किस ऑप्शन में है। डेविड ह्यूम सी ऑप्शन में है, तो सी सही है 20 का। अगला 21 नंबर प्रश्न है प्राइस एंड प्रोडक्शन नामक पुस्तक लिखी गई। प्राइस एंड प्रोडक्शन पुस्तक के लेखक जो हैं मार्शल हैं, हेयक हैं, कीन्स हैं, रिकार्डो हैं। तो प्राइस एंड प्रोडक्शन पुस्तक के लेखक जो हैं प्रोफेसर हेयक को माना जाता है या हेयक द्वारा लिखी गई किताब है। अगला है 22 नंबर प्रश्न है ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया विक्सेल, कीन्स, एल्फ्रेड मार्शल, जेएस मिल। तो ऋण योग कोष सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एन विक्सेल द्वारा किया गया था। सही आंसर 22 का ए है। अगला 23 नंबर प्रश्न है निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित कर रहा है सामान्य संतुलन को या आंशिक संतुलन को। इसके एक्स अक्ष पर कीमत तथा वाई अक्ष पर मांग और सप्लाई को दिखाया गया है। जहाँ पर मांग और सप्लाई आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ई बिंदु पर यहाँ पर संतुलन है।
तो संतुलन, यह किसका संतुलन है? सामान्य संतुलन या आंशिक संतुलन, किस प्रकार का संतुलन बात करता है? सामान्य संतुलन रॉबर्टसन द्वारा दिया गया है। सामान्य संतुलन की बात वालरा करते हैं और आंशिक संतुलन की बात प्रोफेसर मार्शल, नहीं, मार्शल जो है आंशिक संतुलन की बात करते हैं और वालरा सामान्य संतुलन की बात करते हैं। देखिए, आंशिक संतुलन की बात जो है वह प्रोफेसर मार्शल द्वारा की जाती है और सामान्य संतुलन की बात वालरा द्वारा की जाती है। और यह जो आरेख है, यह आरेख मुख्य रूप से सामान्य संतुलन की बात करता है जो वालरा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर 1 है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आंशिक संतुलन जो है वह मार्शल द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण है और सामान्य संतुलन की बात जो है वालरा द्वारा करते हैं। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण में प्रत्येक बाजार या उद्योग अलग से विश्लेषित किया जाता है तथा बाजारों या उद्योगों के बीच अंतःकरण पर विचार नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। जे.एम. कीन्स निम्न में से अर्थशास्त्री हैं देश के, किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज, रूसी, ब्रिटिश या स्वीडिश? तो कीन्स जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स को जो है कीन्स भी कहा जाता है और जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म जो है 1883 में कैम्ब्रिज में हुआ था। इनके पिता जॉन नेवाइल कीन्स जो एक अर्थशास्त्री और तर्कशास्त्री थे। पिता प्रारंभ में एक अध्यापक, बाद में एक यूनिवर्सिटी में कुल सचिव और माता जो है कैम्ब्रिज नगर की निगम अध्यक्ष थी। घर में जो है पढ़ने लिखने का माहौल था, इसका प्रभाव भी कीन्स पर पड़ा। कीन्स के ऊपर जो है मार्शल के आर्थिक विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। माल्थस के आर्थिक विचारों का प्रभाव, वाणिज्यवादियों और अन्य कई अर्थशास्त्रियों के प्रभाव उन पर देखने को मिलते हैं। केन्स के विचारधारा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित विचारधारा है। केन्स ने प्रभावपूर्ण मांग के संबंध में अपनी बातें कही हैं। केन्स रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। केन्स द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें इंडस्ट्री, करेंसी एंड फाइनेंस है, ए ट्रीटीज ऑन प्रॉपर्टीज है तथा ट्रीटीज ऑन मनी तथा द जनरल थियरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी और हाउ टू पे फॉर वार। यह जो प्रमुख किताबें हैं कीन्स द्वारा लिखी गई थी। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर है। विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, किसने कहा? तो विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, यह कथन जो है प्रोफेसर रॉबर्टसन द्वारा कहा गया है। यह बात प्रोफेसर रॉबर्टसन द्वारा सर्वप्रथम कही गई थी। बाद में हैबरलर ने भी कहा कि विदेशी व्यापार जो है आर्थिक विकास का इंजन है और जैकब वाइनर ने बताया कि विदेशी व्यापार अब आर्थिक विकास का इंजन नहीं रहा। तो दोनों कथन ही महत्वपूर्ण हैं कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। किसने कहा? रॉबर्टसन एवं हैबरलर दोनों ने कहा। और विदेशी व्यापार अब आर्थिक विकास का इंजन नहीं रहा, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन जैकब वाइनर ने कहा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट अवस्था है, यह बात जो है हेक्स्चर ओहलिन द्वारा कही गई थी।